नमस्ते एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फार्म सब्सिडीज़ की बात करने वाले हैं और इससे जुड़े हर एक इशू को देखने वाले हैं। इंडिया में ये टॉपिक बहुत ही बर्निंग रहता है, समय समय पर इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट भी होती रहती है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, क्योंकि ये टॉपिक आपका एग्रीकल्चर से जुड़ा है और एग्रीकल्चर पे आपको पता ही है कितना ज़्यादा पॉलिटिक्स होता रहता है। फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा सुझाव दूंगा कि मेरी इस वीडियो को आप इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। कृपया करके कोई भी इसमें पॉलिटिकल एंगल डालने की कोशिश ना करें। जो कल ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि हम फर्टिलाइज़र पर 14,775 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्चने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 में। ये क्यों खर्चा जा रहा है? क्योंकि जो आपका डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है, डीएपी होता है, इसका एकदम से इंटरनेशनली प्राइसेस हाइक हो गए हैं और उसकी वजह से आपका इंडियन मार्केट में इसके दाम बढ़ने से काफ़ी हलचल फैल चुकी है कृषि क्षेत्र में। और इसी कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एकदम से डिसीजन लिया कि हम 140% से डीएपी पर सब्सिडीज़ को बढ़ा रहे हैं। 140%, यानी कि पहले 500 रुपये प्रति बैग सब्सिडी हुआ करती थी डीएपी पर, और अभी ये बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति बैग कर दी गई है। इसका कारण यही है कि एकदम से इंटरनेशनली फर्टिलाइज़र्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं। अब जो आपको रेट है, अगर मैं अभी मार्केट रेट की बात करूँ तो डीएपी का मार्केट रेट आपको 2400 रुपये मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर 500 रुपये सब्सिडी काटने के बाद फार्मर को वो 1200 रुपये का मिल रहा है। पहले भी ये 1200 का मिलता था, लेकिन पहले इस पर सब्सिडी 500 रुपये हुआ करती थी। डेफिनेटली यह न्यूज़ हमारे लिए या हमारे किसानों के लिए काफ़ी पॉजिटिव है और इससे काफ़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि इतनी एकदम से महंगाई बढ़ जाना, तो वहाँ पर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि एक तो पहले ही इंडिया में इतनी ज़्यादा हाई कॉस्ट है प्रोडक्शन की एग्रीकल्चर में, और ऊपर से एकदम से इतने प्राइसेस बढ़ जाएँ तो एकदम से कहाँ पर आपके प्राइसेस जाएंगे और उसकी वजह से टोटल इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमी में कहाँ पर जाके टिकती। सब्सिडी वो बेनिफिट होता है जो किसी इंडिविजुअल और किसी इंस्टीट्यूट्स को गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो फार्म सब्सिडी गवर्नमेंट देती है फार्मर को, किस लिए? क्योंकि उसकी जो इनकम है वो क्या हो, बढ़े, और साथ में उसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो, समय समय पर बढ़ती रहे, और वो नई इनोवेशंस या नई टेक्निक्स के साथ अपने कार्यशैली को भी परिवर्तित करे। इस उद्देश्य से आपका इंडिया में दो प्रकार की सब्सिडी हैं, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ में आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेंगी। तो टोटल दोनों को मिलाकर 10-11 प्रकार की सब्सिडियां हैं जो कि भारत में यहाँ के किसान को गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। अब उनकी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम इसकी ज़रूरत की बात करते हैं कि सब्सिडी की वाकई में ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि हमको ये पता है कि 70% रूरल हाउस होल्ड किस पे डिपेंड करते हैं? एग्रीकल्चर पे। जी हाँ, तो अभी उनकी इनकम के जो सेफ्टी नेट है उसको बचाना या उनके इनकम के सोर्स को एक सुरक्षा कवच देना किसका काम हो जाता है? किसी भी एक गवर्नमेंट का काम हो जाता है डेमोक्रेसी में। और आर्टिकल 48 भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है स्टेट को कि वो एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज करे मॉडर्न लाइन्स में, यानी कि वो नई नई तकनीक से क्या करे, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे। ठीक है ना, ये हमारे आर्टिकल 48 में सीधा लिखा गया है। और तीसरी बात कि जो सब्सिडी होती है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का एक सबसे अच्छा माध्यम होता है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये मानिए कि आप अमीर लोगों से टैक्स के रूप में कलेक्शन कीजिए और उस टैक्स को फिर गरीबों में बांट दीजिए, है ना, यानी कि जिसकी इनकम कम है उनको दे दीजिए। तो टैक्स का पैसा है, गवर्नमेंट के बजट में टैक्स का पैसा आता है, बजट से क्या होता है, एलोकेशन होता है हर एक सेक्टर को, तो वहीं से आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में एलोकेशन हो गया इसका सब्सिडी के रूप में। तो कहाँ से पैसा कहाँ हो गया? अमीरों से गरीब को ट्रांसफ़र हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इनकम का। ठीक है ना, क्योंकि 10% पॉपुलेशन ही 72% वेल्थ को ऑन करती है, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट बोलती है। ठीक है ना, तो इस गैप को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये एक सबसे अच्छा माध्यम है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का। क्योंकि अगर आप सब्सिडी दोगे फार्मर्स को तो वो क्या करेंगे? क्वालिटी इनपुट्स डालेंगे, फर्टिलाइज़र, सीड्स और मशीनरी का यूज करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने से उनकी इनकम क्या आएगी? ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे तो इनकम ज़्यादा आ पाएगी, क्योंकि आपको पता ही है कि इनकम इज़ दी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज़ दी इनकम, इनकम ही आपकी प्रोडक्शन बनती है ना। प्रोडक्शन को आप प्राइस से मल्टीप्लाई करवाओगे तभी तो आपका क्या आएगा? रिवेन्यू आएगा ना। अगर आपके पास प्रोडक्शन ही नहीं है तो क्या आप प्राइस से निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे कुछ। अब इसके आगे हम डायरेक्ट सब्सिडी की बात करें और उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें, तो डायरेक्ट सब्सिडी की एडवांटेज ये है कि आप परचेजिंग कैपेसिटी फार्मर की बढ़ा रहे हो, जिससे कि वो क्या करेगा?
एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट करने में हमारी मदद करेगा, यानी कि इकोनॉमी में डिमांड करेगा तो दूसरे लोगों को बेचने का मौका मिलेगा और ओवरऑल सारी इकोनॉमी में प्रॉस्पेरिटी आएगी। और पब्लिक फंड के मिसयूज होने से बचाता है। जी हाँ, जो गवर्नमेंट के पास टैक्स के रूप में पैसा गया सारा का सारा, उस पैसे को सही जगह पे लगाने का एक माध्यम है ना ये। अब इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? डिसएडवांटेज ये है कि ये यहाँ पर आपका इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो आपका इंडियन बजट में ये फिस्कल डेफिसिट को बढ़ा देता है। दूसरी ओर यहाँ पर आपका फेयर कंपटीशन नहीं रह पाता, ठीक है। तीसरी ओर यहाँ पर जो बजट बर्डन टैक्स बर्डन हमारे टैक्स पेयर्स पर बढ़ जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होती है, जो रिवेन्यू होती है टैक्स पेयर के पैसे से ही तो जाती है वहाँ पर जितनी भी सब्सिडी आती है, ठीक है ना। तो ये कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। बट इनडायरेक्ट सब्सिडी होती है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा हम इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ के रूप में फार्मर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। वो कैसे? इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ आर दो सब्सिडीज़ इन विच द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज सेट एट द लोअर प्राइस दैन देयर मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से आप मार्केट प्राइस से कम प्राइसेस पर वो चीज़ किसी को अवेलेबल करवा दो तो वो इनडायरेक्ट सब्सिडी के रूप में कहलाई जाएगी। लेट्स सपोज कि ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर की कीमत है 8 लाख रुपए मार्केट वैल्यू। अगर उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करे, उसको 6 लाख रुपए में प्रोवाइड करवा दे फार्मर को आधार कार्ड लेके, तो क्या हो गया, 2 लाख रुपए का क्या होगी, उसको इनडायरेक्ट सब्सिडी होगी, ठीक है ना। तो इंडिया स्पेंड्स रफली 2% ऑफ जीडीपी इन द इनडायरेक्ट सब्सिडीज़। इंडिया की पूरी जितनी जीडीपी है उसका 2% इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ में जाता है इंडिया का। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कौन सी होती है इनडायरेक्ट। एक तो इरीगेशन सब्सिडी, ठीक है, पावर सब्सिडी, जो आपके खेतों के बिल है इतने कम आते हैं क्योंकि वहाँ पर पावर की खपत तो ज़्यादा होती है फिर भी बिल कम आते हैं, पावर सब्सिडी। फर्टिलाइज़र जो कि मैंने अभी ऊपर बताया और इसका एग्जैक्ट नंबर भी बताऊँगा मैं। फर्टिलाइज़र में इंडियन इकोनॉमी कम से कम 85,000 करोड़ रुपए खर्च करती है एक फाइनेंशियल ईयर में। बजट में मैं इसको डिस्कस करूँगा, थोड़े नहीं होते हैं क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा भी है और एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी हमारी बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की, इसीलिए हम इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं यहाँ पे। ओके, और क्रेडिट सब्सिडी होगी, आपको क्रेडिट इजीली अवेलेबल हो जाए वहाँ पे कम ब्याज दरों पर, जैसे कि आपका ये हो गया किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, एमएसपी हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बर्निंग इशू इन देयर रिसेंट टाइम्स, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया, ये भी आपका इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ में आता है। ओके, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं दिया जाता पॉकेट में, यानी कि जो डायरेक्ट सब्सिडी है उसको आप पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान के अंदर आपके जो 2,000 रुपये आते हैं ना, यानी कि 6,000 रुपये पर ईयर, वो क्या है, डायरेक्ट सब्सिडी है। लेकिन जो एमएसपी है वो इनडायरेक्ट सब्सिडी है। यहाँ से आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर कर पाओगे, ठीक है। अब एडवांटेजेस की बात करता हूँ इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को एडवांस करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इनडायरेक्ट सब्सिडी, क्योंकि जब आप मशीनरी पे, नए नए बीजों पर, फर्टिलाइजर्स पर दोगे सब्सिडी, कम रेट पर उपलब्ध कराओगे, तो किसान क्या करेंगे, उसको एडोप्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे वहाँ पे और उससे फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी होगी, है ना, कि आप अन्न भंडार के लिए आप वहाँ पे कुछ चीज़ें स्टोरेज के लिए बना रहे हो या दूसरी नई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हो, उसके लिए आपका लिए स्पेशल एडवांटेज होती है। जैसे कि आपका सोलर सेल के लिए आपको सब्सिडी मिलती है 75% सब्सिडी, और आपका जो ये नेट हाउस है, पोली हाउस है, वहाँ पर ड्रिप सिस्टम है वहाँ पे, ठीक है, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। और सीड हो गया आपका, फर्टिलाइज़र हो गया, ये क्या है, क्वालिटी इनपुट्स प्रोवाइड करवाने के लिए ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े फार्मर की, ठीक है ना, इसीलिए इसकी एडवांटेज है। ओके, और हमारा जो फार्मर है सस्टेनेबल प्रैक्टिस करे और क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन करे। जी हाँ दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है इंडियन इकोनॉमी में, जो कि नहीं हो रहा है, उसके पीछे आपका एमएसपी है। जी हाँ दोस्तों, इस पे भी किसी दिन अगर मेरे इंटरेस्ट हुआ तो अगर आप चाहोगे तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा कि एमएसपी किस तरह से, एक तरह तो हमको लग रहा है कि एमएसपी किसान के लिए वरदान है, इसको कानून बना देना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर इसके आप एडवर्स इफेक्ट देखोगे तो आपको ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में सबसे ज़्यादा रोड़ा, या मैं कहूँ सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज यहीं पर लगेगी आपको कि एमएसपी होने से तो लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली किसान को नुकसान ही नुकसान होने वाला है, वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एनीवे, फार्मर ट्रेनिंग आल्सो कम अंडर द इनडायरेक्ट सब्सिडी। जैसे कि आपको नई खेती करने के लिए आपको किसी पर प्रशिक्षण दे दिया जाए किसी संस्थान द्वारा, वो भी क्या है, एक प्रकार की सब्सिडी है, ठीक है ना। और आपको फूड सिक्योरिटी आपकी जो कंट्री है
उसके अंदर बनी रहे। जैसे पीडीएस में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हैं, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास, ठीक है। और इसके साथ अगर हम चैलेंजेस और इशूज़ की बात करें इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ के साथ, वो क्या है? एमएसपी क्या करता है हमारा एग्रीकल्चर में? डिस्टोर्ट क्रॉपिंग पैटर्न। हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो चैलेंज है या इसका इशू है कि हम सब्सिडी दे तो दें, है ना, उससे होगा क्या? आपका क्रॉपिंग पैटर्न बदल नहीं पाएगा। वही फसलें उगाई जाएंगी जिसके ऊपर एमएसपी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। तो दूसरी फसलें नहीं उगाई जाएंगी तो उससे आपका फर्टिलाइजर्स यूज भी ज़्यादा होगा, पेस्टिसाइड भी यूज ज़्यादा होंगे, सॉइल की हेल्थ कमज़ोर होती चली जाएगी। तो इस तरह की, और वाटर लेवल आपका बहुत नीचे चला जाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम जनरेट होंगी। और हमको ये भी पता है कि पावर, एग्रीकल्चर और फर्टिलाइज़र जो सब्सिडी हम दे रहे हैं उससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर क्या क्या असर पड़ रहा है? एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम ज़्यादा कम प्राइसेस पर इस तरह की चीज़ें अवेलेबल कराएंगे तो चीज़ें बिगड़ेंगी ना। वायु, जल और धरती, तीनों प्रकार से वहाँ पर डेजर्टिफिकेशन की जो सिचुएशन है वो भी बढ़ सकती है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, पंजाब में जो ग्राउंड वाटर सोर्स है ना, ग्राउंड वाटर सोर्स रिसोर्स है आपका पानी का, वहाँ पर एकदम से 18 में 165% की दर से बढ़ा है निकालना उसको। और प्रेशर फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू रिड्यूस सब्सिडी। जी हाँ दोस्तों, एक ये पॉलिटिकल एंगल है। अगर डब्ल्यूटीओ की सब्सिडीज़, यानी कि आपका एम्बर, ब्लू, एम्बर और ग्रीन, 3 बॉक्सेस में जो सब्सिडी दी गई है डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में 3 प्रकार की सब्सिडियां हैं डब्ल्यूटीओ में, उनको समझ जाओगे तो आपको हद से ज़्यादा चीज़ें तो इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर से जुड़े जो भी निर्णय होते हैं, बिल आते हैं, जैसे कि रिसेंटली जो फार्म बिल आया है उसमें भी डब्ल्यूटीओ सब्सिडीज़ का एंगल है कि वहाँ पर आपको मार्केट बनानी पड़ेगी, चीज़ों को खोलना पड़ेगा। अच्छा, तो अगर मैं इसकी बात करूँ कि आपका वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो जाती है कई बार, ये सब्सिडी को बढ़ा देंगे हम, हमारी गवर्नमेंट आ गई तो इतना वो कर देंगे, है ना। तो ये सारी क्या है, चैलेंजेस भी हैं इंडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ के साथ, ठीक है। अब इसके आगे चलता हूँ मैं। यहाँ पे ये 2021-22 का बजट का आपके सामने मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। इसके अंदर मैंने मेजर आइटम्स पर एक्सपेंडिचर किया है, बताया है। सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे हम पेंशन पर, फिर डिफेंस पर और उसके बाद सब्सिडीज़ पर। जी हाँ दोस्तों, सब्सिडीज़ को मैंने 3 भागों में बांटा है। यहाँ पे फर्टिलाइज़र, फूड एंड पेट्रोलियम। यहाँ पर फर्टिलाइज़र का नंबर देखिए आप, 80,000 करोड़ रुपए। फूड सब्सिडी 2,42,000, यानी कि हमारा जो बजट था अब की बार, ये मान के चलो 34 लाख करोड़ रुपए का था, ठीक है ना। 34 लाख में से आपका 80 ये हो गया और 2.5 ये हो गया, तो कितना हो गया हमारा? लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए। और यहाँ से, और इसमें आप ये देखोगे कि जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का वो यहाँ पर जा रहा है, इस तरह से जाएगा अब की साल। जैसे इंटरेस्ट रेट, जी हाँ दोस्तों, इंडिया का जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है वो जो हमने डेप्ट ले रखा है उसके इंटरेस्ट को भरने में जाएगा। फिर डिफेंस जो कि नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है, इससे कोई आपका जॉब क्रिएशन नहीं होता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये हमारी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है। और एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ में आपका इतना सारा एक्सपेंडिचर होगा। ट्रांसफ़र टू स्टेट इतना हो जाएगा। सब्सिडी, ये देखिए सब्सिडी का, इस टोटल एक्सपेंडिचर में सब्सिडी का इतना सारा भाग है ये। तो आप देखोगे तो 33-34 लाख करोड़ में से 3.5 लाख करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है इंडियन इकोनॉमी के बजट में से आपका एक्सपेंडिचर ऑन देयर एग्रीकल्चर एंड देयर रिलेटेड फर्टिलाइजर्स एंड फूड सब्सिडीज़। ओके, एंड नाउ हम इसके इश्यूज़ की बात करते हैं कि सब्सिडीज़ के साथ कुछ चीज़ें और हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, हमको ध्यान रखनी चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे 2018 के द्वारा ये बताया गया है कि जो रिच फार्मर होते हैं, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती है, वही ज़्यादा बेनिफिट ले पाते हैं सारी की सारी सब्सिडीज़ का। पुअर फार्मर सब्सिडी से वंचित रख दिए जाते हैं। हाँ दोस्तों, और 1,70,000 करोड़ रुपए 2018-19 के बजट में से फूड सब्सिडी के रूप में गया था, जिसमें से 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट हुई है एग्रीकल्चर में। यानी कि कितना इन्वेस्टमेंट, सारा का सारा जितना भी बजट एलोकेशन हुआ वो सारा कहाँ पे गया है? एग्रीकल्चर में, नॉन इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, यानी कि आपके और हमारे जो निजी खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए। यानी कि यहाँ पर कोई एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा है ताकि वहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। और साथ में जो एग्रीकल्चर सब्सिडी होती है वो इनएफिशिएंसी को भी लाती है, क्योंकि वहाँ पर मार्केट पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं हो पाती। ट्रूली मार्केट प्राइसेस से वहाँ पे कम में चीज़ें मिल जाती हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या आएगा? इनएफिशिएंसी आएगी। और ट्रेड वार और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाएंगी फिर गवर्नमेंट, क्योंकि उनको क्या है, अगर इनएफिशिएंट है तो
लेस प्रोडक्टिव होंगे वो वहाँ के जो फार्मर हैं, और लेस प्रोडक्टिव होंगे तो फिर वहाँ पे प्रोडक्शन कम कर पाएंगे, प्रोडक्शन कम कर पाएंगे तो बाहर से मंगवाना पड़ेगा, तो ट्रेड वार छिड़ेगा, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी लगाएंगे, हम टैरिफ लगाएंगे दूसरे बाहर से आने वाले प्रोडक्ट पर ताकि कम आए, हमारे का ज़्यादा बिके, ज़्यादा प्राइसेस रहेंगे मार्केट में, ओवरऑल क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी। ओके, एनीवे आप कंफ्यूज मत होना, इतनी सारी चीज़ें मैं एक साथ बता रहा हूँ। अभी हम क्या करें, कंक्लूजन की बात करूँ तो आपका कंक्लूजन यही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर 40% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, ये बात हमको भूलनी नहीं चाहिए आज भी, और हमारे लिए जीडीपी में 16 से 17% इसका हिस्सा होता है। ओके, तो ये दिखाता है कि प्रॉब्लम्स हैं इंडियन सेक्टर में, और फार्मर के साथ इश्यूज़ भी हैं जो वो फेस कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, ठीक है ना। वहाँ पर चीज़ों को ठीक तरह से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, उनकी प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत है। Farm subsidies with the intention to improve the agriculture sector help to achieve the government's aim to doubling the farmer income by 2020 and also help to India to achieve double growth digit by ensuring the food security। जी हाँ, जो ये हमारी सब्सिडी हैं उनको हमने इस तरह से अच्छी तरह से डिवोट करना चाहिए कि हमको लास्ट बेनिफिशरी तक वो चीज़ ठीक तरह से पहुँच पाए और वो अच्छी तरह से उसका लाभ ले पाए, ताकि हम इंश्योर कर पाएँ हमारी फूड सिक्योरिटी और डबल डिजिट में हम ग्रोथ कर पाएँ। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गुड लक।